May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning, ma'am. बैठिए। Thank you, sir. साकेत सिंह। जी सर। यस सर। कहाँ से आ रहे हैं साकेत आप? सर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से। अच्छा, कौशाम्बी। जी सर। इतिहास में भी कभी कौशाम्बी का नाम आता है? जी सर। जो महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद था वत्स, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अच्छा, जी सर। तो अभी हम क्यों याद करते हैं उसको? वो तो जब था तब था। तो अभी बौद्ध धर्म की वजह से उसको याद किया जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित एक घोषित राम विहार भी वहाँ पे है और महात्मा बुद्ध भी वहाँ पे आए थे, तो बौद्ध धर्म के लिए जब मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह पूछ रहा हूँ, जी सर। इतिहास के छात्र या इतिहास के जानकार के रूप में, जी सर। कि बुद्ध के बारे में हम जितनी बातें जानते हैं, बौद्ध धर्म भारत में चला क्यों नहीं, क्यों सफल नहीं हो सका? सर इसके पीछे कई कारण हैं। जैसा बौद्ध धर्म के जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, तो पाली भाषा धीरे धीरे जब पाली भाषा समाप्त होने लगी तो उसके जो साहित्य था उसका प्रचार रुक गया, तो लोगों में जागरूकता उसके प्रति कम हो गई। क्यों समाप्त हो गई पाली भाषा? क्योंकि कालांतर में सर, जैसा अशोक जैसे राजा शुरुआत में संरक्षण दिया था, बाद में कोई जो राजाश्रय नहीं मिल सका बौद्ध धर्म को, तो इसलिए उसका पतन हो गया और बाद में ब्राह्मण धर्म का उदय भी होने लगा। भक्ति आंदोलन, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजा का संरक्षण अनिवार्य है? सर अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन मध्यकाल या प्राचीन काल में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। जितने भी धर्म विकसित हुए हैं उसमें राजाश्रय एक प्रमुख भूमिका निभाया है। और अभी स्थिति धर्म की क्या है आज के समाज में और अर्थव्यवस्था में? आज धर्म को कैसे देखते हैं आप? सर अभी भी पूरे समाज में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोगों की चाहे जीवन शैली हो, चाहे सोचने का तरीका हो, बहुत सारी चीजें धर्म से निर्धारित हो रही हैं। आर्थिक असुरक्षा आदमी को धर्म भीरू बनाती है, इससे सहमत हैं आप? सॉरी सर। नहीं, सहमत है या नहीं? सर कुछ हद तक इसको माना जा सकता है, क्योंकि जो क्षेत्र काफी पिछड़े होते हैं वहाँ लोग उसके प्रति मतलब धर्म के प्रति ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन जो समाज विकसित हो जाते हैं वो फिर धर्म की रूढ़िवादियों से मुक्त हो जाते हैं सर। जैसे जैसे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है तो धार्मिक माइंडसेट लोगों का कम होता जाता है सर। धर्म से हमारा रुझान कम होता जाता है? जी सर। अभी ऐसा है या धार्मिक कट्टरता बढ़ गई है? सर इसके बारे में अलग अलग राय हैं कि जैसे धार्मिक कट्टरता कुछ, आप अपनी राय बताइए। सर धार्मिक कट्टरता भी कुछ क्षेत्रों में बढ़ रही है, कुछ क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्षता भी जैसा संवैधानिक मूल्य है तो वो भी बढ़ रही है सर। साकेत, जी सर। ये भी किसी महाजनपद का नाम था? ये या साकेत जो अयोध्या था उसका प्राचीन नाम है साकेत। साकेत जी ये भी किसी महाजनपद की राजधानी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी एक साकेत। तो नाम साकेत, इलाका आपका कौशाम्बी। जी सर। तो महाजनपद से तो छुटकारा मिलेगा नहीं आपको। जी सर। हाँ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक बहुत निर्णायक काल माना गया है। जी सर। कैसे, क्यों? सर उस समय एक तो लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज हुई या कुछ और हुआ? उसके पहले लोहे का प्रयोग नहीं करते थे लोग? सर लोहे का प्रयोग उसके पहले नहीं होता था। लोहे के प्रयोग होने से कृषि को बढ़ावा। प्रयोग या खोज? सर उसका जब खोज हुआ, खोज और प्रयोग दो अलग चीज है। 1000 ईस्वी के आसपास इसका खोज हुई, उसके बाद इसका धीरे धीरे प्रयोग होने लगा। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब इसका अधिक मात्रा में प्रयोग होने लगा तो उपकरण, किस चीज में? सर इसके उपकरण बनाए गए लोहे के, तो इसका कृषि के विकास। उपकरण का प्रयोग किस चीज में हो रहा था? लोहे के उपकरणों का प्रयोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में, जी सर, इसके प्रमाण किस किस प्रयोगों में मिले हैं? सर कृषि के क्षेत्र में इसके मुख्य प्रमाण मिले हैं। कृषि में कैसे ये निर्णायक भूमिका, क्यों कहते हैं कि लोहे ने एक निर्णायक भूमिका निभाई? सर इससे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसको बढ़ावा मिला। जिससे कैसे मिला, वही पूछना चाह रहा हूँ।
सर जैसे मिट्टी, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, कुल्हाड़ी के निर्माण होने से जो जंगल थे उनकी कटाई हुई, तो कृषि पहले के कैसे काटते थे जंगल? क्या सर? लोहे के पहले, लोहे के कुल्हाड़ी के आने के पहले जंगलों को कैसे साफ करते थे लोग? सर जैसे तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था, तो शायद तांबे का मेटल का प्रयोग किया जाता रहा हो। तो लेकिन तांबे लोहे, से बेहतर धातु है? जी सर, लोहे उससे बेहतर है। क्यों? अगर सर लोहे में मजबूती उससे ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से इसका एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ज़्यादा प्रयोग किया गया और उससे खाद्यान्न का उत्पादन ऐसा आपको तेजी क्यों से लगता है कि भारतीय सभ्यता में या मानवीय सभ्यता में जी सर। तांबे का प्रयोग पहले शुरू हो गया, लोहे का प्रयोग बाद में शुरू हुआ? क्या वजह रही होगी? सर तांबे की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए उसका प्रयोग सब तेजी से बढ़ने लगा। फिर तांबे, मैं लॉजिकली जानना चाह रहा हूँ या तकनीकी रूप से जानना चाह रहा हूँ, क्या वजह रहा होगा कि मनुष्य ने, मानव प्रजातियों ने जी सर, तांबे का प्रयोग या तांबे, सर तांबा लोहे के अपेक्षा एक मुलायम धातु होती है, तो उसका विभिन्न आकार में उसको ढाला जा सकता है, तो अलग अलग उपकरण उससे बनाए जा सकते हैं। लेकिन लोहे में थोड़ा सा मजबूती ज़्यादा रहती है। कितना मेल्टिंग पॉइंट है तांबे का सर सॉरी सर, ये मुझे याद नहीं। और लोहे का? सॉरी सर। अच्छा, तो लोहे का प्रयोग आप कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी बनाने में हो रहा है, इसलिए यह क्रांतिकारी परिवर्तन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है, क्योंकि जंगल उससे साफ किए जा रहे हैं। कुल्हाड़ी के साथ साथ सर जो हल है उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो लोहे का प्लॉशेयर यूज करने के पहले लोग किस चीज का प्लॉशेयर यूज कर रहे थे? सर उसके पहले पत्थरों का पाषाण काल में यूज करते थे। पाषाण काल में खेती होती थी? सर नवपाषाण काल में नवपाषाण काल काल में होने लगे। हल से खेती होती थी नवपाषाण काल में? सर पत्थरों के टुकड़े से हल चलाते, हल का प्रमाण मिला है किसी भी पाषाण काल में? सर हड़प्पा सभ्यता में इसका वनमाली तो नाम। पाषाण काल है? नहीं सर, ताम्र पाषाण ताम्र पाषाण सभ्यता, ताम्र पाषाण, जी सर। ठीक है, तो वो प्री हिस्ट्री नहीं, वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। जी सर। अच्छा, तो लोहे का हल लगाने से क्या फायदा फिर होने लगा? तो इससे जो है खेती में बहुत सारी भूमि की जो जुताई होने लगी, तो उससे अन्न का उत्पादन तेजी से जुताई से क्या फायदा हो रहा था? लोहे के हल लगाकर जुताई करने से क्या हो रहा था? लोहे की जुताई से होने से जो बीज बो जाना आसान हो गया, उसके बाद उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। तो बीज को क्या फायदा होता था अगर खेत जोता हुआ है उससे? सर उससे अंकुरण उसका आसानी से हो जाता। क्यों? सर क्योंकि अगर बीज जमीन के नीचे जाता है तो उसको नमी मिलती है। नमी मिलती है, जी सर। हाँ, सब सॉइल वाटर को आप बेहतर यूज कर सकते हैं, जो कि हड़प्पा वासी नहीं कर पा रहे। हाँ जी सर। यही है? तो उसके बाद जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तेजी से बढ़ी तो खाद्यान्न का उत्पादन खूब होने लगा, तो उससे व्यापार और वाणिज्य को समृद्धि हुई और इस वजह से आर्थिक क्रांति हो गई। चलिए, आप रेवेन्यू लेखपाल भी रहे हैं या कार्यरत हैं? जी सर। सर अभी मैं छुट्टी पर हूं सर। अभी छुट्टी पर हैं? जी सर। तो अक्सर हाँ ऐसे देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कुछ होता है और रेवेन्यू यूनिट्स कुछ और होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखा है आपने किसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो कुछ और है और रेवेन्यू यूनिट कुछ और है? सर अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। एक शब्द है जिसका प्रयोग हुआ है आपके इलाके में भी, कौशाम्बी इलाके में भी, और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी, जोर तलब। नाम सुना है आपने? सर नहीं सुना, माफ। एक प्रमुख जाति है उस इलाके की और बिहार की भी, जो कि अपनी उत्पत्ति इसी रेवेन्यू कैटेगरी से करते हैं। मुगल रिकॉर्ड्स में है जोर तलब। सर सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। इस नाम से कुछ हिंट आपको मिल रहा है? जोर लगाना, तलब करना क्या होता है? सर जैसे किसी को समन देना, बुलाना, तो जोर, तो उसको तलब कह सकते हैं सर। चलिए ठीक है, पढ़िए। जी सर। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है कि नहीं? जी। और वहाँ पर एक बड़े मूर्धन्य प्रोफेसर हुए हैं अंग्रेजी विभाग में, रघुपत सहाय। जी सर। कुछ नाम याद आता है क्या? क्यों हम उनको याद करें? अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे।
सर सॉरी सर, मेरा अंग्रेजी सब्जेक्ट भी नहीं रहा और मुझे जानकारी वो इनके बारे ना में ना इनके बारे में कोई जानकारी है रघुपत साय जी के बारे में? नो सर। अच्छा, सर तो अब ये देखिए कि वही उसी शहर में महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहते थे। जी सर। छायावाद का और कोई कवि वहां रहते थे क्या? सुमित्रा नंदन पंत भी वहाँ रहते थे सर। सुमित्रानंद पंत जी भी रहते जी थे। सर। और और छायावाद के कवि महादेवी वर्मा हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हाँ, और सुमित्रा नंदन, 3 ही लोग रहते थे। 3 ही रहते थे। अच्छा, चौथे स्तंभ का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, वो जयशंकर। बनारस में वो रहते थे। बनारस में हो गए। जी सर। और मैथिली शरण गुप्त को कहाँ गिनेंगे? वो सर छायावाद के पहले थे, द्विवेदी युग में थे वो। द्विवेदी युग में थे। जी सर। अच्छा, वेरी गुड। एक शब्द इस्तेमाल होता है कुंभ, जी सर। और एक होता है पूर्ण कुंभ, एक होता है महाकुंभ। जी सर। ये तीनों क्या अलग अलग हैं क्या? जी सर। बताएं। हर 12 साल बाद पूर्ण कुंभ आता है और 6 साल बाद अर्ध कुंभ आता है और 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है। और कुंभ कब आता है? कुंभ सर हर 3 साल बाद आता है। ऐसा है? जी सर। कहाँ लिखा है कि कुंभ 3 साल बाद आता है? सर मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो उसमें 3 साल ही दिया था, और जो प्रतिवर्ष होता है उसको माघी कुंभ कहते हैं। नहीं, वो तो माघ मेला हो गया है, माघ पूर्णिमा हो गई, स्नान हो गया जी सर। है। अच्छा, तो आपका कहना है कि महाकुंभ आता है 144 वर्ष के बाद। 144। इसका क्या कैलकुलेशन हुआ, क्या कारण से? सर जो बृहस्पति ग्रह है वो 1 साल के बाद, नहीं वो 12 वर्ष के बाद कुंभ राशि पे आता है। तो जब 12 वर्ष के बाद इसीलिए पूर्ण कुंभ होता है, जब 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाता है तो एक महाकुंभ आ जाता है 144 वर्ष के बाद। 12 बार 13 बार होने से क्यों नहीं आता है? सर अब इसके बारे में मुझे सब जानकारी नहीं है सर। जो नासिक में मेला होता है इसी प्रकार का कुंभ मेला जी सर। होता है, उसको कोई और भी नाम है क्या? सर कुंभ मेला ही उसको कहा जाता है सर, इतना मुझे जानकारी है। अच्छा, ओके। आपकी हॉबी है वॉकिंग। जी सर। पर मेरा तो मजबूरी है वॉकिंग, जी बिना पैदल चले मेरा काम ही नहीं होता है। तो आपका हॉबी के हिसाब से वॉकिंग करते हैं, ये क्या है? सवेरे उठते होंगे तो बिना पैदल चले तो काम है, हमें तो पलंग से लेकर के किचन तक भी जाऊंगा तो वॉकिंग करके ही जाऊंगा। जी सर, इसमें जैसा जो हॉबी होती है वो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उसको हॉबी कहते हैं। हाँ, और जिसके लिए हम समय निकालते हैं। अच्छा, तो जैसा वॉकिंग के लिए मैं खुश अगर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ वॉकिंग करने में सर। वॉकिंग से फायदे बताइए तो। सर वॉकिंग से एक तो फिटनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिटनेस रहेगा तो अलर्टनेस ज़्यादा होगी। मैं कहूँगा जॉगिंग में और ज्यादा फायदा होता है और फिटनेस है। हाँ जी सर। हाँ, तो वॉकिंग ना करके जॉगिंग क्यों नहीं हॉबी रखा आपने? सर क्योंकि मुझे जो ज़्यादा मुझे मतलब इंटरेस्टिंग लगता है वॉकिंग। ऐसा क्या फायदा है जो कि वॉकिंग में मिलेगा लेकिन जॉगिंग में नहीं मिलेगा या रनिंग में नहीं मिलेगा? सर जैसे वॉकिंग करते समय हम कुछ सोच सकते हैं, विचार करते हुए भी चल सकते हैं, लेकिन जॉगिंग करने के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है सर, तो विचार नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए सर अभी यही इतना अवलोकन में सॉरी सर। मतलब अवलोकन शब्द का अर्थ नहीं मालूम है? हाँ जी सर। हाँ। मतलब आसपास को हम अवलोकन कर सकते हैं क्या घटित हो रहा है, उसको वॉकिंग में कर सकते हैं लेकिन जॉगिंग में नहीं सर। जॉगिंग में स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। सागित, आपको गिग इकोनॉमी के बारे में पता है? जी मैम। हाँ, बताइए उसके बारे में। ये इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। कौन सी इकोनॉमी होती है? अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। अनौपचारिक, ओके। हाँ। तो जो मैम इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट के बीच मतलब एक समझौता होता है, तो अस्थायी होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ऐप के थ्रू, मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें? जैसा ई कॉमर्स के माध्यम से जितने सर्विस डिलीवरी होती है उसमें गिग वर्कर्स का उपयोग किया जाता है। जैसा स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इस तरह के। यूपी में आप देखते हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही है, देखने को मिलती है यूपी में? हाँ, तो जो शहरी एरिया है मैम वहाँ पे गिग वर्कर्स काम करते हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा आपके क्षेत्र में है गिग वर्कर्स? प्रयागराज में है, लेकिन अभी कौशाम्बी के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अभी सुविधा नहीं है। अच्छा, गिग ओके, ऑफ ग्रिड
सोलर प्लांट्स क्या होते हैं? सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। सोलर प्लांट्स देखे आसपास आपने अपने एरिया के? हाँ जी, देखे मैम। देखे हैं? यस। तो कोई प्लांट का नाम बताइए और उसके बारे में बताइए। जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ पे सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं मैम, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो वो प्लांट किस तरह से एरिया में लगाए गए हैं? कौन से एरिया में लगाए गए हैं? वो बुंदेलखंड का एरिया है, वो बंजर भूमि है, तो वहीं पे इसको इंस्टॉल किया गया है। अच्छा, वो ग्रिड, उसमें लाइन जा रही है, ग्रिड से कनेक्टेड है वो प्लांट? मैम अभी मैं उधर देखा ना, मैं पढ़ा भर रहा हूँ उसके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। जो वहाँ का लोग यूपी से जो शुगर केन से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं फार्मर्स को, उनके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। यूपी का जो वेस्टर्न एरिया है, इधर मतलब शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि जो उनका बुआई के लिए जो प्रयोग किया जाता है गन्ने का छोटा सा हिस्सा, वो काफ़ी महंगा होता है और समय पर अवेलेबल नहीं होता है, तो इससे किसानों को काफ़ी दिक्कत होती है। और इसके बाद इसका जो प्रोडक्शन कास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मैम, और जब किसान भी इसको बेचते हैं तो उनको सही मूल्य भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें जो मिल होते हैं वो मिल उसको जब खरीदते हैं तो कहते हैं इसमें नमी बहुत ज़्यादा है, तो समय पर उसका भुगतान नहीं हो पाता है। इससे मिल भी घाटे में रहती हैं और किसानों को भी पैसा भी नहीं मिल पाता समय से। तो इसका मार्केट कहाँ होता है? किसान खुद जाके बेच देते हैं मार्केट में? हाँ मैम, किसान खुद जाके बेचते हैं। आसपास मार्केट होता है कि दूर जाना पड़ता है? काफ़ी दूर जाना पड़ता है मैम। अच्छा, इसकी पॉलिटिक्स क्या है? इसमें क्या पॉलिटिक्स क्या इन्वॉल्व है इसमें? सर पॉलिटिकल एंगल मुझे मैम नहीं पता है। कोई मूवी इसके बेस्ड आपने देखी हो? सॉरी मैम, मैं नहीं देखा हूँ। ओके, फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग है, जैसे फिजिकल डेफिसिट होता है तो उसको जब पैसा मतलब जो सरकार घाटे की पूर्ति करती है उसको फिजिकल मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं मैम। कैसे पूर्ति करती है? जैसे आरबीआई से वेज एंड मीन्स एडवांसेस के माध्यम से ऋण लेती है, या देश के भीतर या बाहर से जब ऋण लेती है तो उसके माध्यम से इसको फाइनेंसिंग। आरबीआई से क्या लेती है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस उसको कहते हैं मैम। तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों उससे ऋण लेती हैं आरबीआई से। फिर कैसे होता है? मतलब वो डेफिसिट जो आप कह रहे हो, फिजिकल डेफिसिट पूरा हो जाता है, वो कैसे होता है? तो सरकार के इससे राजस्व आय में वृद्धि हो जाती है, तो उस वजह से सरकार के पास खर्च करने का पैसा बढ़ जाता है, तो उसको जो डेफिसिट होता है उसका फाइनेंसिंग हो जाती है। आरबीआई दे देता है बिना कुछ करे? सॉरी मैम। थैंक यू। लोन लेंगे तो रेवेन्यू रिसीट पड़ती है? नहीं मैम, नहीं सर, वो कैपिटल रिसिप्ट पड़ती है। टॉमस पिकेटी का नाम सुना? सॉरी फ्रांस के एक अर्थशास्त्री हैं। सॉरी सर, मैं नहीं। बुलडोजर जस्टिस क्या है? सर इसको एक जस्टिस के रूप में नहीं देख सकते, बुलडोजर कार्रवाई के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। क्या है इसका? सर इसमें इस बुलडोजर जस्टिस के 3 तरीके होते हैं। एक तो जैसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, वो कोई अवैध अतिक्रमण को हटाते हैं, तो एक वो होता है। और एक जैसा कोई भी कोर्ट अगर आगे यूपी में जो बहुत न्यूज़ में आया है, जी सर, उसका ऐतिहासिक तो कोई बैकग्राउंड है नहीं, अभी जो 2-4 साल में देखा है। सर वो जैसा कार्यपालिका के द्वारा कई बार बिना आरोप सिद्ध किए ही अपराधियों के घर गिरा दिए जाते हैं, तो सर आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसी को ना बोलिएगा, उसके बारे में क्या कहना है उसके बारे में? सर जब तक कोई अपराधी कोर्ट के द्वारा सिद्ध न हो जाए तब तक उसके साथ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि ये विधि के शासन और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ है, और एक अपराधी की वजह से उसके परिवार वालों को भी जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी उल्लंघन होता है सर। लेकिन इससे अपराधी डरता भी है। आपने एकदम इमीडिएट जस्टिस उसको दे दिया, घर गिर गया, आगे जो अगल बगल के अपराधी हैं जी सर, उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। लेकिन सर अपराध करोगे तो घर गिर जाएगा।
लेकिन इसके लिए जो कानून का शासन है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके हिसाब से अगर कार्रवाई हो और कोई कानून का शासन के हिसाब से कार्रवाई होती है, पुलिस करती है। सर पुलिस को करना चाहिए। नहीं नहीं, करना चाहिए। एनकाउंटर क्या कानून के शासन के हिसाब से हो रहा है? सर लेकिन कई बार सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा एनकाउंटर किए जाते हैं। सेल्फ डिफेंस में होता है। जी सर। ये आप कब से जान गए इस बात? 80% ऑफ द एनकाउंटर जो है गैर कानूनी है, समझ रहे हैं ना? सर लेकिन जो है कानून के तहत होना चाहिए। फ्रीबीज क्या है? सर जो इसको चुनाव के दौरान जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं जो मुफ्त में जो वादे करते हैं कि हम जीतने के बाद स्कूटी देंगे या लैपटॉप देंगे, इसको सर फ्रीबीज कहते हैं। तो फ्रीबीज मतलब फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर हार्मफुल है। सर फ्रीबीज दो तरीके के होते हैं, एक मेरिट फ्रीबीज और एक डिमेरिट फ्रीबीज। तो जो मेरिट जैसा अगर स्वास्थ्य या मेरिट फ्रीबीज को तो सब्सिडीज कहा जाता है। यस सर, तो वो तो देना ही पड़ेगा सरकार को, इन वेलफेयर मतलब कोई ऐसी फ्रीबीज जिससे दीर्घकालिक लाभ हो स्वास्थ्य, शिक्षा या वुमेन एम्पावरमेंट में, उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन जो तत्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए दिए जाते हैं उनको सर रोका जाना चाहिए। और इसके लिए फ्रीबीज से पैरासाइटिज्म भी बढ़ता है समाज में। हम काम क्यों करें, फ्रीबी तो मिलना ही है हमको। जी सर, इसीलिए जो मतलब नॉन मेरिट सब्सिडी है उसको रोका जाना चाहिए। और इस पे जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनमें आपसे सहमत होने चाहिए। और फ्रीबीज को रोकने के लिए सरकार कानून भी बना सकती है। डोमेन नॉलेज कम हो गया है सिविल सर्वेंट्स का, और ये कंप्लेन बहुत लोग करते हैं कि जो फाइल की नोटिंग है जी सर। उसमें इंटेलेक्चुअल इनपुट्स कम रहता है और जल्दबाजी में कुछ लिख देते हैं। सर जो भारतीय सिविल सेवा है वो सामान्यज्ञ प्रवृत्ति की है, तो उसमें इसीलिए स्पेशलाइजेशन सामान्य प्रवृत्ति, ये क्या वर्ड है भाई? जनरलिस्ट उसको कहते हैं। तो जर्नलिस्ट को नहीं होना चाहिए डोमेन नॉलेज? नहीं सर, जब उसकी प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें जैसा बीए या बीएससी या बीटेक सभी क्षेत्र के लोग उसमें जाते हैं, तो उन्हें अपने अपने क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन होता है सर। और उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान भी अगर किसी को किसी विशेष विभाग में भेजा जाना है। सरकार ने जो कर्मयोगी मिशन स्टार्ट किया है, जी सर। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि सरकार महसूस करती है कि जिस लेवल का नॉलेज विभिन्न सब्जेक्ट्स का होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को, वो जी। नहीं है। जी सर। और हाफ बेक्ड नॉलेज से गवर्नेंस चल रहा है। आप इससे सहमत हैं? सर जैसे मिशन कर्मयोगी जैसे पहलों के माध्यम से उनका क्षमता निर्माण और स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है। जिस विभाग में उनको तैनाती देना है उससे संबंधित उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनको बेहतर क्यों परिणाम आ डोमेन सकते। नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है? इसका तो उत्तर दीजिए। सर डोमेन नॉलेज बढ़ाने से जो पॉलिसी होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है और उसका दीर्घकालिक परिणाम अच्छे आते हैं सर। ये सब तो आपका पॉलिटिकल आंसर होगा। देखिए, डोमेन नॉलेज को इसलिए बढ़ाना है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जब तक डोमेन नॉलेज नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स आप नहीं समझ पाइएगा किसी जगह का। आपको स्टॉक मार्केट पर कोई ओपिनियन देना है एज ए ब्यूरोक्रेट, आपको उसका डोमेन नॉलेज है ही नहीं। अब आप सेक्शन ऑफिसर को कहिएगा कि कहीं से खोज के निकालो भाई, कुछ लिखना है हमको, तो सरकार समझती है कि भाई ये जो एक आईएएस ऑफिसर की लेखनी होनी चाहिए ये नहीं है, ये बड़ा बाबू ने इनको प्रॉम्प्ट किया है। तो ये चीज़ तो चिंताजनक हो गई ना। जी सर। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए डोमेन नॉलेज इसलिए जरूरी है कि नॉलेज इटसेल्फ हैज ग्रोन मैनीफोल्ड। नहीं, यस क्लाइमेट चेंज ये मामूली सब्जेक्ट है, इसमें जब तक आपको डोमेन नॉलेज नहीं होगा, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट जो है फ्लॉप कर जाएगा लिखने में नोट इसके बारे में। तो हर चीज़ को समझना पड़ेगा। जी सर। सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स को इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जी सर। कैसे इन्फ्लेशन का कंट्रोल हो, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, बिना हर्ट किए ऐसे सेक्शंस को जो कि इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है। जी सर। ठीक है ना?
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डोमेन नॉलेज की ये जरूरत जी सर, है। थैंक यू। थैंक यू सर। एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए, आपको लगता है कि भारत में प्रेस जो है वो स्वतंत्र है अभी? सर जैसा टेलीविज़न वाला प्रेस है सर, वो बहुत सारे चैनल जो हैं वो या तो विपक्ष का समर्थन करते हैं या सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन जैसा जो सोशल मीडिया जैसे चैनल आने की वजह से स्वतंत्र पत्रकारिता भी बढ़ी है सर। सोशल मीडिया तो हेट स्पीच बढ़ा रहा है। सर लेकिन सभी बहुत सारे ऐसे चैनल आए हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, और जो हेट स्पीच वाले चैनल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर। चलिए ठीक है, थैंक यू साकिब। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं आई कम इन सर? 7 फरवरी को तुम्हारा इंटरव्यू है। जी सर। थोड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी। जी सर। है ना, तैयारी और करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। दूसरा क्या है, पढ़ाई नहीं होने से क्या हो रहा है कि आंसर बड़ा जनरल आंसर हो रहा है, उसमें सटीकता नहीं आ रही, जी सर। है ना, और फैक्ट्स नहीं है उसमें, तथ्य नहीं आ रहे हैं उसमें जिसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे सर ने कहा ना कि कुछ आंसर ऐसे हैं जो पॉलिटिकल आंसर हो जाते हैं, वेग स्टेटमेंट है। जब तक हम उसको सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे, तथ्यों से नहीं समर्थन देंगे, तब तक वो ताकत नहीं आएगी उसमें, या जस्टिफिकेशन नहीं होगा। एक तो यह है। दूसरा क्या है कि कई बार ऐसा लगा है कि यू आर इंडल्जिंग योर सेल्फ इन आर्गूमेंट, कि बार बार जैसे कोई कह रहा है कि ऐसा हुआ, नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, नहीं सर लेकिन ऐसा है। आर्गूमेंट, अनवांटेड आर्गूमेंट नहीं करना है ना, उससे एरोगेंसी दिखती है। ठीक है, बाकी अभी टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ाई तो की जा सकती है अभी। 7 फरवरी को अगर है अभी तो 25 सफिशिएंट टाइम है, जी सर। इसलिए उस पर काम किया जा सकता है, सब्जेक्ट पर भी और जो करंट अफेयर्स है जनरल पर भी। 7 फरवरी को। 7 फरवरी को अभी अभी बहुत टाइम है ना। जी सर। और बाकी तो ठीक है, ओवरऑल ठीक है। सर सकेत जी, ये पहला मार्क भी था सर। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सकेत जी, ये बजट के बारे में जानकारी रखे हुए क्या, इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट पेश होगा उसके क्या क्या सैलेंट फीचर हैं और किस प्रकार के लोगों के लिए क्या क्या जो है सुविधाएं उसमें आई, ये सब जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टेटा वाइज उनकी क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद के बारे में जानकारी कम है आपकी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी कम है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लोगों से बात भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और चूंकि डेली विज्ञापन निकल रहा है कुंभ का, जी सर। तो कुंभ के बारे में पूरी जानकारी रखिए, कितने लोग आ रहे हैं, टोटल कितने एक्सपेक्टेड हैं, कितना बड़ा शहर है। एसपीडीएम साहब अलग से अपॉइंट हुए हैं, नगर पालिका अलग बना दी गई है, जिला का नामकरण भी कर दिया गया है। तो इस प्रकार की जो डेवलपमेंट्स हैं वो चूंकि आप मिडिल में होंगे उसके वो पर्व के, तो इसलिए जानकारी पूरी रखिएगा, ठीक है। जी सर। साकेत, 2-3 प्रश्न तो आपके नाम में, आपके इलाके में अंतर्निहित है। कोई भी इतिहास वाला होगा वो पकड़ेगा और उसके इर्द गिर्द पूछेगा। आपकी तैयारी ठीक है, अवेयरनेस तो है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाकर उसको पढ़ना है। दूसरा, आपने लिख दिया है कि आप रेवेन्यू लेखपाल हैं, चाहे आप छुट्टी पर हो या जितना भी न चाहते हो, वर्तमान पेशा जो है आपका, लेकिन उससे आप बच नहीं सकते हैं। इंटरव्यूअर शब्द देखता है, उसके इर्द गिर्द वो पूछना शुरू करता है। तो राजस्व से रिलेटेड, चाहे इतिहास में हो चाहे वर्तमान में हो, मैडम का क्वेश्चन वर्तमान से था, मैं जो पूछ रहा था वो इतिहास से संदर्भ था, आपके इलाके से था, तो उसमें थोड़ा इन डेप्थ आपका नॉलेज होना चाहिए। अच्छी बात आप में ये है कि कंपोजर आपका बड़ा स्वीट है, थोड़ा मुस्कुराते रहते हैं, टेंस दिखते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा पोस्चर मुझे रादर रिलैक्स्ड लगा। ठीक है, तो उससे बचना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल लगे कि अरे ये तो दलान पर बैठकर गप हाँकने वाला, वो नहीं दिखना है। तो थोड़ा फॉर्मल सिचुएशन है चूंकि इंटरव्यू का, थोड़ा अलर्ट भी रहना है। और जब कोई इंटरव्यूअर आपको एक ही प्रश्न पर दोबारा तिबारा कुछ कुछ और पूछना चाह रहा है, तो उसका आशय समझिए। मैं आपसे वही कर रहा था। उसका आशय यह है कि आप
जलेबी बना रहे हैं लेकिन टू द पॉइंट नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो सीधे टू द पॉइंट जाइए, वो छोड़ देगा उसके इर्द गिर्द पूछना। ठीक है, तो जैसे आयरन प्लॉशेयर का पूछना है तो उसका सीधा एडवांटेज है कि आयरन प्लॉशेयर हाउ इट इज मोर एफिशिएंट देन कॉपर प्लॉशेयर या वुडन प्लॉशेयर। सब सॉइल मॉइस्चर को टैप करता है। ये चीज बता दीजिएगा तो उसका इंपैक्ट दूसरा होगा। मुझे 5 प्रश्न पूछना पड़ा तब आप जाकर कुछ नमी शब्द का प्रयोग किए। ठीक है, तो ये अलर्ट रहिएगा ना, तो आप बेहतर कैप्चर कीजिएगा कि इंटरव्यूअर चाह क्या रहा है। थोड़ा अलर्टनेस बढ़ाना पड़ेगा। यूपी में जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन आ रहा है और बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा वहाँ के चैलेंजेस से, वहाँ पे कोर इंटीरियर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं अपने एरिया में स्पेसिफिकली, एंड जो भी ट्रांजिशन हो रहा है टेक्नोलॉजिकल, सोलर एनर्जी का हब बन गया है वो। सो आई थिंक इट हैज़ मतलब वो दिल्ली को भी क्रॉस कर चुका है सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये सारी चीज़ें अपडेटेड रखनी होगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, और वहाँ के चैलेंजेस जो पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्क करती है उससे रिलेटेड डीपर पढ़ के इंफॉर्मेशन रखिए। ये जो जुपिटर का तुमने कहा कि 12 साल में मूव करता है, यहाँ तक तो ठीक था। अभी जुपिटर कहाँ पर है? सर कुंभ पे होगा। नहीं, कुंभ राशि। अभी टॉरस में, अभी वृषभ में, अच्छा, कुंभ राशि में, एक्वेरियस में अभी शनि। तो इसको जरा चेक कर लो, एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स है उससे अगर कोरिलेट करोगे तो गलती नहीं होनी चाहिए। 12 साल में जोडियक को मूव करता है जुपिटर, बट अभी वो टॉरस में चल रहा है। टॉरस का हिंदी है वृषभ। जी सर। तो वृषभ राशि में पिछले लगभग 9 महीने से वो चल रहा है, और मई में जाके वो मूव करेगा मिथुन, जिसको कहते हैं जेमिनाई। ठीक है। जी सर। और जो ये पूछा हमने तुमसे, व्हाट इज दैट कॉल्ड, बुलडोजर जस्टिस, तो इसका तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ टाइप का आंसर, कुछ समझ में नहीं आया। इसको तुमको सीरियस एलिमेंट रिक्वायर्ड सीरियस मेडिकेशन, तो इसका आंसर क्या हो सकता था? जैसा क्या मैं बोल देता मतलब क्या आंसर हो सकता है? मैं बैठूंगा क्या वहां जाके? आप न बोलिएगा क्या आंसर होगा। देखो, विश्लेषणात्मक जितना बता पाओ, जैसे सर ने तुम्हें दोबारा जब पूछा कि क्यों ये जब बुलडोजर से गिरा देते हैं किसी इमारत को तो आसपास के जितने भी बाहुबली हैं या लुच्चा लफंगा है वो सचेत हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है, क्विक रेमेडी तो है। जी सर। लेकिन तुमने फिर बताया कि लेकिन विधिवत होना चाहिए, तो बोलो कि भाई विधि या जो भी जस्टिस हो रहा है, विधिवत जस्टिस जो हो रहा है उसमें टाइम इतना ज्यादा जाता है तो उसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ता है इस तरह के स्टेप का। लेकिन आप जिस पोजीशन पर जाएंगे उसमें आप इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो इन चीजों को बोलो, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका सही में कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप उस चीज को बोलिए और तार्किक रूप से बोलिएगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा, आपका काम हो जाए। आपको अच्छा इंटरव्यू करना है ना, जी। आप बदल नहीं सकते हैं कि तुरंत विधिवत जस्टिस नहीं होगा, वो समय लेगा ही। लेकिन इस तरह का एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, उसका इंपैक्ट पड़ता है, क्विक पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ता है, प्रिजुडिस्ड भी हो सकता है, लेकिन उसका इंस्टीट्यूशनल प्रभाव, दुष्प्रभाव भी पड़ता है। बस इतनी बात बोल दो। और कई ऐसे सिचुएशन है जहाँ बिना मारे काम नहीं चलेगा। आप नहीं सीरियसली, आप टेररिस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं उनको अरेस्ट करिएगा, नहीं कर पाइएगा। आप नक्सलाइट है सुकमा और बस्तर में, उसको जाइए अरेस्ट करने, he will kill you. So the only option before you is to annihilate them before they annihilate you. Okay? Yeah. But in a peacetime situation where you have due process of law can kick in and play out, there you should not indulge in any activity which flies against human rights. So that is what is important. तो इसको ठीक से जो हम बोले समझ लेना। कंफ्यूज हो गए? नहीं सर। इन बातों को बोलो। देखो, इंटरव्यूअर आपको डराता भी है,
ठीक है कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। चल जाने दे। तो उस चीज आप बस अपनी बात बोल दीजिए, क्लैरिटी और विश्लेषणात्मक जवाब दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी जी ठीक है, ठीक है आप सर। इम्पैक्ट बना चुके हैं। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।